नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बीजेपी में अक्सर ऐसा नहीं होता कि बीजेपी प्रेज़िडेंट की ही सीट को बदलना पड़े। यानी कि बीजेपी प्रेज़िडेंट की जो खाली की हुई सीट हो, वहाँ पर बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया हो, उसको किसी कारण से रिप्लेस करना पड़ा। बीजेपी में ऐसा भी नहीं होता कि अगर किसी कैंडिडेट को अनाउंस किया गया हो और उसके जो विरोधी हैं या जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, वो इतना धरना प्रदर्शन करे, पूरे शहर को जाम कर दे, जिसमें पथराव हो और जहाँ पर डीएम के खिलाफ एक तरह से आवाज़ उठाए जाए, एसपी को कंट्रोल करने के लिए पूरी रात सड़क पे उतरना पड़े। लेकिन बीजेपी में ये सब कुछ हो रहा है। 2 सीटों जिसपे कि बाइपोल हो रहे हैं, दोनों सीट दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए खास इसलिए है कि सम्राट चौधरी का पहला बाइपोल है और उसी तरह से मोहन यादव का भी पहला बाइपोल है। दोनों अगर बाइपोल हार गए या जीत गए, तो इसकी बीजेपी की जो राजनीति है, उसमें खासा इसका इम्पैक्ट होगा, प्रभाव होगा। जिस तरह से बांकीपुर सीट, जो कि एक ज़माने में बीजेपी के लिए वैसी सीट मानी जाती है, जो बिहार बीजेपी में हर नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो चाहता है कि बांकीपुर सीट मिल जाए, क्योंकि वो ऐसी सेफ सीट है जिससे बीजेपी का हारना नामुमकिन है। लेकिन वहां पर प्रशांत किशोर खड़े हो गए हैं। प्रशांत किशोर क्या समझकर खड़े हुए हैं ऐसी सेफ सीट से? वहीं दतिया, जो कि नरोत्तम मिश्रा का इलाका माना जाता है, वहां पे नरोत्तम मिश्रा, जो एक जमाने में शिवराज सिंह चौहान के सेकेंड इन कमांड यानी कि होम मिनिस्टर थे, यहाँ तक कि अपने कंट्रोवर्शियल बयान और प्रो हिंदुत्व छवि के कारण शिवराज सिंह चौहान को भी कई बार असहजता का सामना करना पड़ता था और लगता था कि पूरी सरकार जैसे नरोत्तम मिश्रा चला रहे हैं। अमित शाह के बेहद खास थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और तब से नाराज है। सवाल यह है कि उनका टिकट किसने काटा? खुद मोहन यादव ने काटा। और जिस तरह से मोहन यादव ने आज जो भाषण दिया, जिसके की काफी सिग्निफिकेंस है, उनकी बिटवीन द लाइंस के जो वाक्य हैं, जिसमें मोहन यादव ने कहा कि ये जो कैंडिडेट है, यानी कि जिस आशुतोष तिवारी को उन्होंने भेजा है, वो नरोत्तम के हवाले कर रहे हैं। और नरोत्तम का पार लगाना मतलब कि आशुतोष तिवारी का पार लगाना, बैतरनी पार लगाना अब नरोत्तम मिश्रा के हाथ में है। सवाल ऐसे में ये है कि नरोत्तम मिश्रा अब क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इन दोनों सीटों की जो पॉलिटिक्स है और साथ ही बीजेपी क्या वैसे फटीग की एरा से गुजरने लगी है, जो एक जमाने में कांग्रेस का हाल था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से कमान फिसलने लगी है? क्या बीजेपी की इनफाइटिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक नेता के समर्थक पूरी रात हंगामा मचाए? क्या बीजेपी की इनफाइटिंग इतनी बढ़ गई है कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को ही लोग जिसको कहते हैं हिट विकेट कर दे? इन सवालों को हम समझते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, अंशु नैथानी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रही है और अरुण साथी पटना से सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं अरुण साथी आपसे, क्योंकि जो सीट पे नॉमिनेशन हुआ है, वहां पर जो स्थिति बनी है कि कैंडिडेट को चेंज किया गया, अभिषेक बंटी को चेंज किया गया, नीरज सिन्हा को लाया गया। पटना के जो लोकल सर्किल हैं, वहां पे अफवाहों का बाजार क्या है, गर्म है। वहां पे लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर के पास एक वीडियो था कि जैसे ही अभिषेक बंटी नॉमिनेशन फाइल करके आगे वो जाते, कैंपेन शुरू होता, वो वीडियो रिलीज कर दिया जाता, जिसमें न केवल उनके स्कूल का जो ग्रेजुएशन का और स्कूल का जो एजुकेशन का मामला है, उसमें घपले थे और साथ ही वित्तीय लेन-देन का भी मामला था, जिसका कि वीडियो प्रशांत किशोर के पास था। लेकिन ये एक तर्क है। दूसरा तर्क ये कहता है कि बीजेपी के जो लोकल लीडर हैं, जो छत्रप हैं, जो अभी तक नितिन नवीन को अध्यक्ष नहीं स्वीकार कर पाए हैं, उन्होंने हिट विकेट कर दिया नितिन नवीन के कैंडिडेट का। जी, आपके द्वारा जो 2 बात कही गई है, दोनों बातों की चर्चा पटना में खूब हो रही है। पहली बात यह है कि प्रशांत किशोर के पास कुछ न कुछ प्रूफ का इक्का हाथ लगा था, जिसकी वजह से ये पूरा गेम पलटना पड़ा अंततोगत्वा। हालाँकि पटना के गलियों में इस बात की चर्चा है। एक तो बात यह है कि जो अभिषेक मण्टी जी थे, उनके माता-पिता पर चारा घोटाले में आरोप लगा है, उनको चार्जशीट हुआ है, इसकी भी चर्चा हुई। और दूसरा है कि उन पर कुछ और भी चार्ज थे, उनका कोई केस था जिसको हालाँकि वो एफिडेविट में भी उसमें छुपाए थे, तो प्रशांत किशोर के हाथ में ये सब चीज़ लगा था, तो ये सब मैटर को लेकर के एक बात है। लेकिन दूसरी बात में ज़्यादा दम है, जो आपने कहा शंकर जी कि हिट विकेट अपने लोगों ने ही किया है। ज़्यादा चर्चा का बाज़ार जो है गर्म यही है और सच्चाई के करीब भी यही बात समझ में आती है। देखिए, नितिन नवीन का जो बांकीपुर इलाका है, वो हर्ट है। पूरे बिहार का हर्ट पटना है और पटना का हर्ट वो है बांकीपुर है।
तो वहाँ क्योंकि एकदम वीआईपी इलाका है और नितिन नवीन वहाँ एक आम कार्यकर्ता से जुड़ करके काम करते थे। नितिन नवीन की यह खासियत है कि कभी वो औरा में नहीं जाते हैं, साधारण कार्यकर्ता के तरह से व्यवहार करते हैं, सबसे मिलते हैं। अब अचानक से वो राष्ट्रीय फलक पर चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो कहीं न कहीं यहाँ के लॉबी में कुछ न कुछ मरमरिंग तो थी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है और कहा जाता है कि इसी में टांग खिंचाई का काम हुआ है। हालाँकि बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में जब ये पूरा मामला हो रहा था, तो अभिषेक कुमार मण्टी को समझाने में 1 घंटा लगा। 1 घंटा तक बीजेपी ऑफिस में पूरा ड्रामा हुआ और अंतोगत्वा उनको मनाया गया और उन्होंने प्रेस ब्रीफ किया। हालाँकि उनका चेहरा बता रहा था कि वो काफ़ी रुआँसे थे और मन से ये बात को नहीं कह रहे थे कि पारिवारिक दबाव कोई कारण है जिसकी वजह से हम नामांकन वापस ले रहे हैं। हालाँकि अभिषेक कुमार मण्टी के पिताजी ने मीडिया में स्पष्ट कर दिया कि वो चारा घोटाला में ठीक है आरोपी थे, वो सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला है, परंतु वो लोग काफ़ी दुखी हैं, उनका परिवार काफ़ी दुखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो समर्पित बीजेपी का कार्यकर्ता था। उन्होंने कहा है कि इसमें कहीं-कहीं किसी ने टाँग खींचा है, कोई साजिश की है और इस वजह से वो लोग काफ़ी दुखी हैं। तो दूसरी बात में ज़्यादा दम लगता है, पहली बात में थोड़ा दम कम है। जी। अंशु, जो अगर इस आर्गुमेंट को लिया जाए कि चारा घोटाला में नाम था, तो उस आर्गुमेंट से तो नीतीश मिश्रा के पिता जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाला में संलिप्त थे, उनका भी नाम था, लेकिन उसके बाद भी नीतीश मिश्रा को मंत्री बनाया गया। तो इसलिए ये बैकग्राउंड उतना ज्यादा क्रेडिबल नहीं है। वैसे ही अगर एजुकेशनल की सर्टिफिकेट या फिर उनके घपले की बात है, तो खुद ये तर्क लगाया जा सकता है कि सम्राट चौधरी तो 7वीं पास है, 8वीं पास है, नितिन नवीन खुद 12वीं पास हैं। आ, तो उसके अलावा जो बातें आ रही है और या फिर जो लगता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हिट विकेट जिसने भी किया हो, उससे बड़ी बात रेलेवेंस की ये है कि क्या प्रेसिडेंट का सीट, बीजेपी का प्रेसिडेंट कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। बीजेपी का प्रेसिडेंट उसकी एक अथॉरिटी होती है, उसका एक वजूद है, उसकी एक सत्ता है और खुद प्रधानमंत्री, वो ठीक है आप कह लें कि अल्टीमेट सब कुछ तो प्रधानमंत्री और अमित शाह है और पार्टी तो यही दोनों चलाते हैं। बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैंप होता है। आप एक्चुअल में भले ये स्थिति हो, लेकिन ऑफिशियली बीजेपी का प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है और प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि भाई नितिन नवीन हमारे प्रेसिडेंट हैं। वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट की सीट को कोई हिट विकेट कर दे, तो ये तो उस तरह की बात है जो कांग्रेस में हुआ करता था कि कांग्रेस में फ्री फॉर ऑल था, जो जिसका चाहे विकेट गिरा दे। और इससे पहले हमने देखा तो बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी में, अनुशासन वाली पार्टी में, तो प्रधानमंत्री को ये चिंतित होने की जरूरत है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। शंकर जी आपको नमस्कार, बाकी सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का इतनी जल्दी कांग्रेसीकरण क्यों हो रहा है, ये बहुत जल्दी तो नहीं है। लोहिया जी एक बात कहा करते थे कि जो भी पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत सक्सेस हो जाती है, तो वो अंत में कांग्रेस बन जाती है। तो बीजेपी का भी कुछ हाल ऐसा ही है कि बीजेपी अब देखिए कि ऊपर से नीचे तक, मतलब थोड़ा साउथ को छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ बीजेपी ही है, सबसे मैक्सिमम स्टेट है उनके पास, सारी चीजें हैं उनके पास। तो जब कोई पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है, और ये तो कांग्रेस जैसी भी पार्टी नहीं है, कांग्रेस ने तो बहुत लंबे समय तक शासन का उसके पास एक्सपीरियंस रहा है, उसके पास वैसे लोग रहे हैं, वैसी एक मेच्योरिटी भी रही है जो चीजों से डील करे। यहाँ पर बीजेपी की 50-60 साल लगे भ्रष्ट होने में, बीजेपी तो 10-12 साल में ही उस रास्ते पे चल पड़ी है। जी बिल्कुल, उस रास्ते पे चल पड़ी क्योंकि उसको आना ही था। क्योंकि अब देखिए ये वो दौर नहीं है ना, ये 3G 4G 5G 6G का दौर आ गया है, तो यहाँ स्पीड जो है वो उसी हिसाब से बढ़ रही है। और मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बताना चाहूंगी कि एक सेंट्रल कमांड हमेशा बीजेपी में बहुत मजबूती से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में रही, जो अभी तक नजर आ रही थी कमोबेश 2024-25 तक भी। लेकिन 25 के बाद से, और ये ज्यादा कहूंगी कि 2024 के बाद से जब बीजेपी को थोड़ा झटका लगा, जो सीट्स उनकी कम आई, और उसके बाद से इनफाइटिंग हम थोड़ी सी देखने लगे। आप देखिए कि जब मुगल कालीन दौर भी था, थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री से इसकी तुलना करके बताऊंगी, जब मुगल शासन की इतना, आजकल हिस्ट्री का दौर है, इसलिए हिस्ट्री जरूर बताएं। हिस्ट्री से ही तो जब मुगल शासन, जो मुगल इतना ज्यादा फैल गया था, तो वो सेंटर से नहीं चल सकता था,
उसके मरकज से वो नहीं चल सकता था, और जो क्षत्रप होते थे वो वहां पर अपनी डोमिनेंस कर लेते थे और अपनी मनमर्जी से वो शासन चलाते थे। ऐसे ही मराठा क्षत्रपों का उदय हुआ, बहुत से क्षत्रपों का। तो बहुत दिन तक तो बीजेपी अपने सेंटर से, मरकज से इसको कंट्रोल करके रखती रही। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता रहा। लेकिन जब आपने सही कहा, जो पार्टी बड़ी होती है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पैसे वाली पार्टी है, भाई अदानी अंबानी सब इनके पास है, बहुत पैसा ही पैसा है, और भ्रष्टाचार के आरोप भी अब आम लगने शुरू हो गए हैं। जब एक धड़े को लगता है कि मलाई वो खा रहे हैं, मलाई हमको नहीं मिल रही। और बहुत बड़ी बात यह है कि बीजेपी में जो पुराने कार्यकर्ता है, पुराने नेता हैं, उनके अंदर बहुत असंतोष भी उपजा है कि भाई ये आयातित लोग को ले आते हैं, कहीं से शुभेंदु अधिकारी को ले आते हैं, असम से कहीं उन नेताओं को ले आते हैं, किसी को भी ले आते हैं। सम्राट चौधरी भी क्या है, वही हैं, आरजेडी से और बाहर से आए हैं। और हम लोग दरी बिछाते हैं इतने कार्यकर्ता, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो या फिर नितिन नवीन या जो भी और कार्यकर्ता हो, उनको ये लगता है कि हमको तो वो पहचान नहीं मिल रही है। और जब ये क्षेत्रीय क्षत्रपों में वो उबाल आने लगा और उनको लगने लगा कि जब देखा कि धीरे धीरे सेंटर में पावर कमजोर हो रही है, आज नरेंद्र मोदी का वो ऑरा नहीं है। आज हम नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी के ही नाम पे आप चुनाव जीत जाइएगा। विदेश में जो डंका बजता था, आज विदेशी मीडिया ने आपका गुब्बारा फोड़ दिया है। गार्डियन अखबार में आपके बारे में क्या छप रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां आपकी वोटिंग भी होती है, वहां का प्रेस भी आपसे सवाल उठता है। तो हम देख रहे हैं कि 12-13 सालों में नरेंद्र मोदी का ये फेस वैल्यू कम हुई है। अमित शाह का संगठन के ऊपर उतना बड़ा अनुशासन मुझे लगता है कमजोर हुआ है, और क्षत्रपों को ये लगा कि हाँ, अब हम भी बोल सकते हैं इनके खिलाफ। अगर हमें मलाई नहीं मिल रही, हमें पोस्ट नहीं मिल रहे, नरोत्तम मिश्रा को लगा कि ये मुझे मिलना चाहिए था, तो उनके समर्थक बाहर आए, ये चीजें फूट के बाहर आने लगी। ऐसा और भी राज्यों में हम देखेंगे। यूपी में भी तो उस तरह की टसल दिखाई देती है। इतनी भी कोशिश कर लें, लेकिन योगी जी साधे नहीं सध रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो क्षत्रपों की ये फाइटिंग, इन फाइटिंग बढ़ेगी, क्योंकि मरकज केंद्र अब कमजोर हो रहा है। उस तरीके से वो लोकप्रिय भी नहीं है, लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है। तो यही चीजें हम पटना में भी देख रहे हैं। और ये बात सही कही कि दो धड़े बन रहे हैं। उधर सम्राट चौधरी, जो बांकीपुर जो है, ये उपचुनाव भाई बिल्कुल ही फेमस हो गया है। ये होना तो सही, बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई अगर बीजेपी का प्रेसिडेंट, जिसे भी नरेंद्र मोदी भी अपना बॉस कहते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, उनकी तो सीट ऐसी होनी चाहिए थी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट उनके भाई झोली में उनसे भी ज्यादा मतों से जीत करके उन्हें पेश करता। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ तो क्राइसिस नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर के जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, दो धड़े नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को अपना नाम वापसी लेनी पड़ती है। बात ये हो रही है कि क्या सम्राट चौधरी यहाँ पर अपना सिक्का काबिज करना चाहते हैं, अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। तो बीजेपी पिछले 12 सालों में इतनी बटी हुई, इतनी इनफाइटिंग, अंदरूनी तौर पर इतनी कमजोर और सेंटर की बातों को न मानने वाली, अभी माने हैं वो नरोत्तम मिश्रा, थोड़ा बहुत माने हैं, लेकिन ये चीजें सर नहीं उठाएगी। क्षेत्रीय क्षत्रप बगावत अब नहीं करेंगे, ये बीजेपी में नहीं कहा जा सकता है। ये पहले जैसी मतलब एकदम घोर अनुशासन वाली पार्टी अब नहीं रही है, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि डाउनफॉल अब बीजेपी का शुरू हो रहा है। जी सुनील जी, दतिया में क्या हुआ? दतिया में आपके हिसाब से क्या कहानी हुई? क्या मोहन यादव ने ये सारी फील्डिंग की कि टिकट न मिले नरोत्तम मिश्रा को? क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा हार जाते तो सबसे पहला विकेट जो गिरने की संभावना होती है वो मोहन यादव का होता, क्योंकि पहला बाईपोल है एक चीफ मिनिस्टर के रूप में, अभी उनके ऊपर आरोप लगे हैं और एक बाईपोल में अपने कैंडिडेट को नहीं जीता पाए। तो ये तो एक बड़ा दाग होता। तो क्या मोहन यादव ने ये फील्डिंग की, नरोत्तम मिश्रा को कम से कम टिकट नहीं मिले तब? और आज की तारीख में, अब जो कल की तारीख में जो कैंडिडेट है आशुतोष तिवारी, अगर वो हार गया तो सारा ठिकाना नरोत्तम मिश्रा के ऊपर फूटेगा, अगर जीत गया तो फिर सारा क्रेडिट मोहन यादव को मिलेगा। तो क्या फील्डिंग मोहन यादव की तरफ से की गई? धन्यवाद रमेश जी। नहीं, दतिया में अगर नरोत्तम मिश्रा जीत भी आते तभी मोहन यादव के लिए चुनौती होती। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एक मजबूत चेहरा है, और ये भी स्थिति है कि नरोत्तम मिश्रा कोई इतने बड़े नेता नहीं, और इतने बड़े नेता अगर होते तो चुनाव हारते क्यों? या पूरे प्रदेश में मार्जिन था पिछली बार वो बहुत ही कम था। तो
एक तो उनका भाई खुल गया कि दोबारा से वहां जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते विधायक थे उनको सजा हो गई और उपचुनाव हो रहा है। तो जीते या हारते दोनों स्थितियों में मोहन यादव के लिए चुनौती थी। एक मजबूत कंटेंडर उनके सामने हो जाता, फिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता और एक शक्ति का केंद्र होता हो। और हारते तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपने कहा वो एक राजनीतिक मैसेज जाता है कि आप एक उम्मीदवार को नहीं जिता सकते, और वो भी एक ऐसा उम्मीदवार जो पार्टी का मजबूत नेता है। लेकिन यह आशुतोष तिवारी के साथ भी लागू होगा। अगर आशुतोष तिवारी चुनाव हारते हैं तो भी मोहन यादव के लिए चुनौती होगी। तब तो वो नरोत्तम मिश्रा पे ठिकरा फोड़ेंगे ना, नरोत्तम मिश्रा ने हरवा दिया। बिल्कुल सवाल इस बात का, लेकिन फिर आप मुख्यमंत्री किस बात के लिए हैं? अगर नरोत्तम मिश्रा को ही चुनाव हरवाना और जितवाना है तो किस बात के लिए आप मुख्यमंत्री हैं? क्यों आपको नेता माना जाए? तो फिर आप जगह खाली कर दीजिए। आप ये बात हो सकती है, लेकिन ये परसेप्शन नहीं खत्म हो जाएगा कि एक राजनीतिक विफलता है मोहन यादव की, और वह उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप, जमीन खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं, वह नैरेटिव और मजबूत होगा। वह शांत होने वाला नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के पास यह ताकत नहीं है कि वो पार्टी से विद्रोह कर दे। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करके एक अलग अपनी राजनीति करने लगेंगे, ये संभव नहीं है। ये उमा भारती नहीं है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के, कि जो पार्टी से निकल गए, अपनी पार्टी बना लिया, धुआंधार प्रचार किया, चुनाव लड़ी, ये और एक माहौल बनाया। इतनी स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में आज की तारीख में। कोई मेरी अपनी नजर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी नेताओं के खिलाफ विद्रोह की स्थिति में आ जाए, नाराजगी व्यक्त कर सकता। आप देखिए कितनी जल्द लग रहा था कि मामला शांत ही नहीं होगा, खत्म 24 घंटे के भीतर आपको लग रहा है कि दतिया में कुछ हुआ भी था। एक लहर सी आई और खत्म हो गई, और नरोत्तम मिश्रा को ही सभी लोगों को नियंत्रित करना पड़ा। किसी ने कोई बयानबाजी नहीं की। आज के दौर में ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह नहीं होते रहे, खूब विद्रोह हुआ है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह विद्रोह किए, नई पार्टी उन्होंने बनाई। गुजरात जैसे राज्य में शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह किया, नई पार्टी बनाई, पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़े। वो तो ये कहीं नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन पहले के जमाने में तो माना जाता था कि विद्रोह होने के लिए ही बीजेपी में, क्योंकि उस समय तो पूरा दौर था यशवंत सिन्हा से लेके तमाम ऐसे नेता जो लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ कमेंट करते थे। बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग खत्म नहीं हुई कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन 2014 के बाद की जो बीजेपी है उसमें ये माना जाता है कि जो टाइट कंट्रोल है, यहाँ तक कि प्रहलाद पटेल का फोन टैप अपनी ही सरकार ने किया। जब पेगासस का जो पूरा इशू था और उसमें जो नाम आया कि जिन लोगों के फोन टैप हो रहे थे और प्रहलाद पटेल सेंटर में मिनिस्टर थे, उनका ही फोन टैप हो रहा था। तो ये माना जाता है कि ये सरकार जो अपने लोगों पर भी इतना टाइट कंट्रोल रखती है कि आप इधर उधर नहीं जा सकते। वैसी पार्टी में जब अब विद्रोह हो रहा है या फिर जिसको कहते हैं असंतोष सड़कों पर दिख रहा है, आपको लगता है कि क्या ये फटीग एक तरह से संगठन में आ रहा है, या फिर नेताओं का जो असंतोष है वो धैर्य जो है उनका जवाब दे रहा है? इस सरकार इस नेतृत्व में भी विद्रोह की स्थिति आई। आप याद कीजिए कि हिमाचल प्रदेश में मोदी जी के फोन पर वहां के विद्रोही उम्मीदवार ने फोन में बात करने से मना कर दिया था। यही नेतृत्व है, यही सरकार है, यही नेता है। आप याद कीजिए कि ये कर्नाटक में येदियुरप्पा जी ने किस तरह से विद्रोह किया, उनको हटाया गया था, येदियुरप्पा को ले आया गया पार्टी में। यही नेतृत्व है। कोई बात उस समय आडवाणी जी का नेतृत्व थोड़ा था। आडवाणी की सभा में भरी बैठक में उमा भारती ने विद्रोह किया। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल सही है कि जो नेता लोग हैं ये बोल जरूर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता किसी के पास विद्रोह करने की ताकत है। आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह के नेतृत्व के खिलाफ कोई विद्रोह कर दे, वो स्थिति में नहीं देखता हूं। किसी के पास ताकत किसी राज्य में नहीं है। जिस कदर से, क्योंकि आज केवल मैंने राजनीतिक संगठन के बल पर यह पार्टी नहीं चल रही है, सरकार का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत है, सरकार की एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। अगर आप बात करेंगे बिहार की स्थिति है, तो बिहार में अगर जो बांकीपुर का मतलब दिल्ली का कनॉट प्लेस, अगर आज वहां पे चर्चा बन रही है कि वहां के स्थानीय नेताओं ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ राजनीति कर दी, तो मौका किसने दिया? भाई बंटी के पिताजी को सजा हुई है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ भी सजा हुई थी।
लेकिन जो सिन्हा साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज उनको सजा हुई, आज जो जमानत पे है, तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन तो बनेगा। जो आप लालू यादव के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं, वो माहौल तो आप नहीं बना पाएंगे आरजेडी के खिलाफ, जब आपका खुद का उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति का पुत्र है जो चारा घोटाले में आरोपी नहीं है, वो सजा याफ्ता है। आज की तारीख में उनको जमानत मिली हुई है, वो जमानत पे बाहर है। उम्मीदवार के चयन में आप पहले आप सोचिए ना कि जब से ये घोषणा हुई, भट्टाचार्य जी का नाम आ रहा था कि उम्मीदवार बनाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, नाम मैं बोल रहा हूँ, सम भट्टाचार्य नाम था, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने वर्कर है, और इनके नितिन नवीन के बड़े नजदीकी लोगों में उनकी गिनती होती थी। उनको टिकट आपने नहीं दिया, आपने टिकट दे दिया अभिषेक बंटी को। अभिषेक बंटी, अगर आप यह परसेप्शन बनाया जाना कि उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, तो नितिन नवीन कौन डिलीट है? वो भी तो इंटरमीडिएट पास ही है, उसी पर तो चुनाव लड़ रहे थे वो। या जिनको आपने नया उम्मीदवार बनाया, उनके पास शैक्षणिक योग्यता कौन सी है? उसमें सबसे बड़ा कारण वही था कि उनके पिता का सजा याफ्ता होना, और यह उम्मीदवार बना करके भारतीय नितिन नवीन ने मौका दिया लोगों को कि आपको उम्मीदवार बदलना पड़ा। आप टेकन फॉर ग्रांट। और भारतीय जनता पार्टी अब कर क्या रही है इन लोगों के बाद? देखिए, दोनों उम्मीदवारों में कोई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार नहीं है। जो बंटी बहुत हाई प्रोफाइल उम्मीदवार नहीं थे, और आज जो उम्मीदवार घोषित किए गए वो भी नहीं है। यह आप इसकी तुलना कर सकते हैं जो कांग्रेस ने किया था अमेठी में, स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा को लेकर लड़ा रहे थे कि केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव हराया। भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के खिलाफ यही राजनीति कर रही है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को लड़ाना है और प्रशांत किशोर को हराना है। भारतीय जनता पार्टी के का स्थानीय नेतृत्व या स्थानीय संगठन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ कोई वो पीठ पीछे कोई कार्रवाई कर पाएगा या उनका जड़ खोदने का काम करेगा, यह साहस बिहार में किसी के पास नहीं है, संभव नहीं है। इससे वो ठीक है, दोनों बातें सही है, लेकिन आपको लगता है कि इससे बीजेपी के अंदर एक और नरोत्तम मिश्रा का जो काल है, उस तरह की कवायद शुरू हो गई है जो 2019 में प्रधानमंत्री ने उस समय जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को और तमाम ऐसे कम से कम 12-15 जो सीनियर नेता थे, शांता कुमार, उन सबको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। अब जो कैबिनेट रिशफल की चर्चा है, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ, तो वो एक साफ इंडिकेशन देता है कि जो सीनियर नेता हैं उनको अपनी जगह खाली करके वानप्रस्थ आश्रम यानी कि मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। चाहे उसमें राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, और राज्यों में ऐसे जो सीनियर नेता हैं। ये अलग बात है कि ठीक है, प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होगा, लेकिन बाकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो राज्यों में ऐसे सीनियर नेता हैं, उन सबको कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा बनना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता। मोदी जी जिसको चाहेंगे वही जाएगा आपका मार्गदर्शक मंडल में, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं जाएगा, और कोई ये स्थिति नहीं बनेगी। हाँ, ये जरूर है कि लोग अब बोलने जरूर लगे हैं, पार्टी संगठन में चर्चा भी होने लगी है, लेकिन कोई विद्रोह कर देगा इसकी संभावना मैं नहीं देखता। इसका सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि आज जो पार्टी चल रही है उसमें सरकार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। आज बीजेपी का पूरा संगठन सरकार के मुद्दे चल रहा है, सरकार की एजेंसियों की बहुत बड़ी भूमिका है। जो ये और कोई जनाधार का नेता नहीं, आज कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा दतिया में अपने बूते चुनाव लड़के चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह किसी नेता के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले जाएं तो उनकी स्थिति आज नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग कार्यकर्ताओं को तैयार, और किसी नेता के साथ नहीं गया। आप इतिहास देख लीजिए, बलराज मधोक से लेकर के और आप शंकर सिंह वाघेला होते हुए चले आइए उमा भारती और कल्याण सिंह तक, किसी की इतनी ताकत नहीं बनी कि वो पार्टी से अलग हुए और पार्टी का वर्कर उनके पीछे खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश में अगर गैर कांग्रेस की राजनीति अगर किसी ने की और कांग्रेस को एकदम रसातल में पहुंचा दिया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका व्यक्तिगत तौर पर मैं उमा भारती को मानता हूँ। उमा भारती ने दिग्विजय सरकार के खिलाफ लंबा अभियान चलाया, जबरदस्त आंदोलन किए और उनके खिलाफ एक राजनीतिक विमर्श पैदा किया, और उस उमा भारती को एक साल भी बीजेपी ने सत्ता में नहीं रहने दिया। और वही उमा भारती जब बीजेपी से अलग हुई और नई पार्टी बना करके आई, क्या उनका हश्र हुआ हमारे आपके सबके सामने है। और फिर उमा भारती को उसी पार्टी में आना पड़ा जिस पार्टी के नेतृत्व की गंभीर आलोचना करते हुए वो पार्टी से अलग हुई थी। कल्याण सिंह जी को आप याद कीजिए, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कल्याण सिंह,
राम मंदिर के नाम पर अपनी सरकार को कुर्बान करने वाले कल्याण सिंह, राम आंदोलन को चरमोत्कर्ष से पहुंचाने वाले कल्याण सिंह, जब वो बीजेपी से अलग हुए, अपनी उन्होंने पार्टी बनाई, मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया, क्या स्थिति बनी उनकी। फिर वही कल्याण सिंह लौट करके बीजेपी में आए और एक किस राजनीतिक स्थिति को प्राप्त हुए आप सबके सामने है। आज उनका ग्रैंडसन भले मोदी योगी सरकार में मंत्री हो। तो मैंने अब तक किसी ऐसे नेता को नहीं देखा है जो बीजेपी से अलग होकर के अपने कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ लेके चलाया हो। शंकर सिंह वाघेला की देख लीजिए ना, गुजरात की स्थिति क्या बनी, कौन गया उनके साथ। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक अपना जो समर्थक वर्ग है या कार्यकर्ता वर्ग है, उसकी निष्ठा पार्टी के साथ है। आप सोचिए कि लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी के लिए कितना संघर्ष किया है, जिंदा रखा तमाम चुनाव हारने के बावजूद। जब वो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में गए तो इस देश के किसी कोने में 5 आदमियों को इकट्ठा होते हुए आपने देखा कि नहीं 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 आप इनको रहने दीजिए, आप भी रहेंगे, सक्रिय राजनीति में रहेंगे। किसी ने उनके इस नेपथ्य में रख देने के राजनीति के खिलाफ कोई आपको विरोध के स्वर नजर आए? नहीं आए। आज चूंकि अब पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, शाह साहब के संगठन में चल रही है, तो कोई विद्रोह करने वाले या संतोष व्यक्त करने वाले नेता के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे, के साथ खड़े हो जाएंगे नेतृत्व के खिलाफ। मुझे ऐसा इस राजनीति में मैंने भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं पड़ता। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए ना, उत्तर प्रदेश के विधायकों ने योगी जी के खिलाफ विधानसभा के भीतर धरना दिया था। कहां है वो लोग, कौन बोल रहा है? आपको आज तक आपको पता है, कोई कारण बता सकता? हम यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं कि रविशंकर प्रसाद मंत्रिमंडल से बाहर क्यों किए गए? क्या हम और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति साहब क्यों अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया? ये किसी को मालूम है कि ठाकुर साहब जो है हिमाचल के इतने बड़े नेता, उनको मंत्रिमंडल में आज तक शामिल क्यों नहीं किया गया? एक अलग तरह की राजनीति और एक अलग तरह का संगठन चलाने की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। और कोई बोल रहा है तो विद्रोह की स्थिति में नहीं देखता हूं। ये जरूर है कि अब लोग निर्णयों की आलोचना करने लगे, निर्णयों की आलोचना करेंगे फिर शांत हो जाएंगे, विद्रोह तक बात चली जाएगी। मैं इससे सहमत नहीं होता। बिल्कुल। अरुण, आपको क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर जो खड़े हुए हैं, वो कितना बड़ा गैम्बल है? जिस सीट से वो खड़े हुए हैं, वो अगर वो हार जाते हैं और जीत जाते हैं, दोनों स्थिति में कितना बड़ा राजनीतिक गैम्बल है? देखिए, प्रशांत किशोर को एक मौका तो मिला है। हालांकि पिछले विधानसभा की वजह से जो एक मौका उनको मिला था, जिस तरह से उन्होंने टिकट के बंटवारा या आरोप प्रत्यारोप केजरीवाल की तरह उस मौके को गंवाया, लेकिन एक मौका मिला है। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो बांकीपुर विधानसभा है वह थोड़ा बौद्धिक वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं और मुकाबले में एक सामान्य प्रत्याशी को, एक साधारण से कार्यकर्ता को दिया गया है। हालांकि अभी हमारे जो बोल रहे थे महोदय, उन्होंने ठीक ही कहा कि वो सामान्य कार्यकर्ता से प्रशांत किशोर को हराने की रणनीति पर बीजेपी ने ऐसा किया है। परंतु प्रशांत किशोर का जो एक वो ऐसे भी रणनीतिकार हैं, तो वो जो अपना जो प्रचार अभियान में जो बात कह रहे हैं, वो एक तो बात ये कहते हैं कि बीजेपी किसी पोल को यहाँ से खड़ा कर देगी, वो जीत जाएगा, तो इस बात को तोड़िए। दूसरा बात ये है, बहुत आसानी से प्रशांत किशोर कहते हैं कि इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हार जीत हो, लेकिन एक बोलने वाला को विधानसभा भेजिए, हम आपकी बातों को रखेंगे, आवाज को उठाएंगे। गढ़ है बीजेपी का, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को वो टच कर रहे हैं कि एक बोलने वाला विधानसभा में चाहिए, एक मजबूत विपक्ष विधानसभा में चाहिए, और लोगों को इस बात में थोड़ा सा दम दिखता है और थोड़ी सी सहानुभूति दिखती है। तो ये टचिंग बात है जो लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर को एक मौका मिलना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव चरम पर होगा तो बीजेपी पूरा एकदम एनडीए गठबंधन सारा ताकत लगा देगा। ये उनका समर्थक वोट बैंक का इलाका है, तो ये कितना कन्वर्ट करेगा ये अभी जल्दबाजी है। लेकिन प्रशांत किशोर धीरे धीरे हवा बना रहे हैं, संयमित होकर के काम भी कर रहे हैं, और लोगों के मन में कहीं न कहीं ये सवाल उठना भी चालू हुआ है कि विधानसभा में एक बोलने वाला प्रत्याशी चाहिए। अब एक में देखिए कि ये इस पूरी लड़ाई में राजद कमजोर है।
राजद पूरी तरह से कमजोर है, मतलब कमजोर इस मायने में कि वो अभी लड़ाई में बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है। स्पष्ट बीजेपी और प्रशांत किशोर की ही ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर ज्यादा खुल करके प्रचार अभियान में भी कई एक दिनों से हैं लोग, और उनकी टीम भी काम कर रही है। प्रशांत किशोर के साथ थोड़ा सा दिक्कत यही है कि वो उनकी जो राजनीति करने का जो कॉर्पोरेट टाइप का राजनीति है, ये आम लोग इसको टच नहीं कर पाते हैं। कार्यकर्ता उनके पास नहीं है, वो कंपनी के लोग काम करते हैं, क्योंकि वोटर को मोबिलाइज तो करते हैं लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। यही स्थिति है। ठीक है अंशु, आप इस सवाल को कैसे लेंगी कि प्रशांत किशोर का खड़ा होना कितना बड़ा गैम्बल है, ये जानते हुए कि 1995 से बीजेपी सीट नहीं हारी है, कायस्थों की जो वहां पे संख्या है वो बहुतायत है, और जो अपर कास्ट का शहरी सीट है बीजेपी की सबसे सेफेस्ट सीट है, वैसे में प्रशांत किशोर का खड़ा होना कितना बड़ा गैम्बल है? देखिए, इसे जुआ माने या हम कहें कि प्रशांत किशोर की एक रणनीति का ही मुझे हिस्सा एक लगता है। प्रशांत किशोर ने जब पार्टी बनाई थी तब भी बहुत सारी बातें हुई थी कि क्या वो बीजेपी की बी टीम है, क्या बीजेपी को मदद पहुंचाते हैं। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा तो ये बातें कही गई कि शायद एक चुनाव लड़के वो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और वो बिहार के बड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, और बिहार का जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है या युवा वर्ग है वो उनके साथ सपोर्ट में भी है। अगर पिछले चुनाव में उनको लगभग 4.25% उनकी पार्टी को वोट मिला था, तो उसको हम जीरो करके भी नहीं देख सकते। और कई स्थानों पर लगभग 129 सीट पे जो उनके कैंडिडेट्स थे वो दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रशांत किशोर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। उनकी ये रणनीति है, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने बात थी कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और नहीं लड़ा, तो कई लोगों ने ये कहा कि शायद उनको चुनाव लड़ने से डर लगता है। और बहुत स्ट्रैटेजिकली अब उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव का इस लिहाज से भी उन्होंने खुद ये इसको सिलेक्ट किया है कि एक तो वो अर्बन सीट है, पटना की सीट है, जहां पर ठीक ठाक एक जनसुराज की फॉलोइंग है और उनकी एक बैकिंग है। कुमरार सीट में हमने देखा था कि केसी सिन्हा को वहां 3rd नंबर पे रहे थे, पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को पसंद किया जाता है। और एक अब वो उन्होंने देखा है कि अब जिसे कहा जाते हैं ना कि लोहा गर्म है, अब हथौड़े का वार अब करना चाहिए। और इस समय जो है ऐसा मौका उनको नहीं मिलेगा कि जब सामने बीजेपी की इतने कमजोर तरीके से ये चुनाव लड़ा जा रहा है, एक कैंडिडेट का नामांकन पीछे ले लिया गया, इन फाइटिंग हो रही है, दूसरे कैंडिडेट का कोई अता पिता नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई अपने मोहल्ले से आगे भी कोई इतना जानता नहीं है नीरज सिन्हा को। मतलब अभिषेक बंटी का ये बताएंगे, पटना से बैठे हैं शायद ज्यादा, हालांकि मैं भी तो रही हूँ, लेकिन अभिषेक बंटी की तो फिर भी एक पहचान थी। नीरज सिन्हा का तो बहुत कुछ ऐसा भी नहीं है। केवल ये नहीं है कि आज मोदी के नाम पे या बीजेपी के सिंबल के नाम पर ही आप जीतेंगे, क्योंकि हवा बहुत बदल गई है। 2025 के चुनाव के बाद एक धीरे धीरे जो आप लोगों को लगता है कि बीजेपी से इतनी खुशी मिलनी चाहिए थी, नहीं उतना लग रहा है लोगों को। उसका भी लिटमस टेस्ट है। अभी राम मंदिर का मामला है, चढ़ावा चोरी का मामला है, एथेनॉल पेट्रोल का मामला है, बहुत सारे मामले हैं जो बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी दर्शाती है। नीट परीक्षा के मामले हैं भाई, पटना में जितने परीक्षार्थी विद्यार्थी रहते हैं, जितने वो परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखिए कि ये बांकीपुर सीट में, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 3,70,000 से ज्यादा वोटर है, और पिछली बार लगभग 1,40,000 से ज्यादा वोटर्स ने वोट नहीं किया था। तो प्रशांत किशोर की नजर वहां है, उन वोटर्स को जो कि न्यूट्रल है या अभी अपना दिमाग बना रहे हैं, सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी के भी बहुत से वोटर जिनके पास ऑप्शन नहीं था पहले, कि भाई ऐसा ऑप्शन नहीं था विपक्ष में कि वो रेखा गुप्ता थी जिसे वो नहीं चुनना चाहते थे, आज उनके पास ऑप्शन है कि रेखा गुप्ता नहीं है, प्रशांत किशोर है, कोई पढ़ा लिखा या कोई ऐसे युवाओं की बात करने वाला या राज्य के मुद्दों को उठाने वाला। तो मे भी बहुत सारे जो बीजेपी के वोटर्स है वो भी आए कि आज हमारे पास ये है ऑपोजिशन का नेता, हमारे को रेखा गुप्ता को या किसी ऐसे कमतर को नहीं चुनना है, हमें प्रशांत किशोर की वॉइस हम क्यों ना पहुंचाए। और ओवरऑल जो एक बीजेपी की थोड़ी सी इमेज में गिरावट आई है, जो मैंने ये सारे मुद्दे बताए, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर चढ़ावा का मुद्दा है, नीट परीक्षा का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे और ये कमजोर कैंडिडेट और इस तरह की इनफाइटिंग, मुझे लगता है प्रशांत किशोर के लिए इससे बेहतर मौका शायद नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि बिहार को ये जी हाँ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं ऐड केवल ये करना चाहता हूँ कि मैं असू जी के बात से सहमत हूँ
लेकिन प्रशांत किशोर का बांकीपुर का चुनाव गर्म लोहे पे हथौड़ा चलाना नहीं है, वह लोहे को गर्म करने के लिए भट्टी में उतरे हैं। प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के खेगढ़ में 46,000 वोट पाया था आरजेडी के उम्मीदवार ने। और एक आज की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के प्रदेश से हटने के बाद एक अलग तरह का माहौल बना है बिहार की। एक बड़ा इस सरकार के खिलाफ भी एक रिजनमेंट है कि आखिर लोगों के मन में एक रिजनमेंट है कि आखिर नीतीश कुमार को आपने क्यों हटा दिया। जो प्रशांत किशोर का यह चुनाव है वह पूरी अपने आप को, एक तो जो उनके ऊपर आरोप लगा 2025 में कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते, वह आरोप पूरी तरह से वो धुलेगा। और जो एक माहौल बन रहा है पूरे राज्य में, उसका लाभ उनको मिल सकता है। अगर वो चुनाव हार जाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ये इतना जबरदस्त नैरेटिव बनेगा इस सरकार के खिलाफ कि सरकार को चलना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी। हाँ, अगर आरजेडी भी प्रशांत किशोर को समर्थन दे दी होती तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और गंभीर बनता। ये मेरी अपनी समझ है। बिल्कुल। बांकीपुर में ये सही है कि 1 लाख वोट मिले थे, लगभग 98,000 वोट मिला था इनको नितिन नवीन। मैंने जितने वोट से वो जीते हैं उतना वोट भी नंबर 2 के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को नहीं मिला था। 51,000 से साथ जीते थे, 48,000 इनको मिला रेखा गुप्ता को। लेकिन उस 2 में भी 48,000 वोट पाना ये सामान्य बात नहीं थी। तो एक मैंने उभर रहे राजनीतिक माहौल को भुनाना और अपने पक्ष में ले जाना और अपने ऊपर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहने के आरोप, इन सभी से अपने आप को मुक्त करने का यह जबरदस्त प्रयास किया प्रशांत किशोर ने। और बिहार की राजनीति चुनाव तक बहुत गर्म रहेगी और चर्चा में रहेगी। बिल्कुल। बिहार का जो सबसे बड़ा सच ये है कि बिहार के जो लोग हैं, बिहारी हैं, वो भले ही एक समय का खाना न खाएं, लेकिन वो अपने जाति के बंधनों से ऊपर उठकर वोट डालेंगे। ये बिहार का सबसे बड़ा सच है। और शायद प्रशांत किशोर को ये जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करना होगा। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए जो सही बात है कि प्रशांत किशोर के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो जीत गए तो बिहार की तस्वीर नई होगी, यानी कि बीजेपी के प्रेसिडेंट यानी कि नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी को हराना और एक ऐसे नए मुख्यमंत्री जो अभी सत्ता संभाला है उसके पहले पाईपोल में बीजेपी को हरा देना, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जो कद है शायद उससे बड़ा कद प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बना सकते हैं। और इसलिए प्रशांत किशोर जानते हैं कि हारने से उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा, जीतने से संभावनाएं आकाश की तरफ है। तो इसलिए प्रशांत किशोर की यह स्ट्रैटेजी कामयाब स्ट्रैटेजी है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री अमित शाह को चिंतित होने की जरूरत है कि जिस तरह से बीजेपी में एक फटीग आ रहा है, जिस तरह से अनुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो क्या बीजेपी के एचआर के लिए, बीजेपी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, टैलेंट पूल को संभालने वाली संस्था, इतनी बड़ी पार्टी के लिए शुभ संकेत है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुनील शुक्ला जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अंशु नेथानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण साथी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टेलीविजन के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.